नमस्कार दोस्तों। पीछे के जो 2 सेशन थे जिसके अंदर हमने पेरोल विथ स्टेटरी पढ़ा था और उसमें हमने जो आवश्यक लेज़र थे वो पूरे क्रिएट कर लिए थे। लेज़र क्रिएट करने के बाद जो तीसरा ये सेशन है उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेज़र आपने जब क्रिएट कर लिए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सैलरी डिफ़ाइन करनी है। वो जो कैंडिडेट हैं, जो अपने एम्प्लॉई हैं या फिर अपने जो सैलरीड पर्सन हैं, उनका हमें सैलरी को डिफ़ाइन करना है। तो सैलरी डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो सैलरी डिफ़ाइन आप पेरोल इन्फो में जाएंगे, पेरोल इन्फो में जाने के बाद सैलरी डिफ़ाइन पे क्लिक करेंगे और डिफ़ाइन पे क्लिक करके यहाँ से सैलरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सैलरी को हम एम्प्लॉई के ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और ग्रुप पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रुप बने हुए हैं मैनेजर का, डिपार्टमेंट वाइज यदि आपके पास ग्रुप बने हुए हैं तो उस पर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो और एम्प्लॉय पे भी डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर रखे हैं इसलिए एम्प्लॉय के नाम दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होते तो ग्रुप के भी नाम आपको दिखाई देते। डिस्प्ले में आप जाकर के किसी की भी सैलरी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो सैलरी डिफ़ाइन करने का वो है कि एम्प्लॉय के आपको जाना है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय को आपको अल्टरेशन करना है और एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आपको डिफ़ाइन सैलरी डिटेल पे यस करना है और यहाँ पे सैलरी को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सैलरी डिफ़ाइन करते समय हमें जो इनका क्रम है वो इसी तरह से रखना है जो मैंने यहाँ पे रख रखा है। इस तरह से इस क्रम को आपको रखना है। ये क्रम जो है इसका इसी तरह से रहना चाहिए जो मैंने रख रखा है। यहाँ पे यस करेंगे और पे करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक किया और इसको यस किया और ये इसकी सैलरी है। सैलरी में जो हमने डिफ़ाइन किया था, जैसे बेसिक पे ऐड है, इसको हमने डिफ़ाइन किया था। यहाँ डिफ़ाइन करते समय हमने यहाँ पे रखा था अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और फिक्स्ड, ठीक है। और फिक्स्ड हमने रखा था कि पर मंथ कितनी देनी है हमें, तो वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। बेसिक सैलरी फिक्स्ड है इन, और यहाँ पे जो हमें रेट तय करनी है, जो हमने फ्लैट रेट डालनी थी वो हम फ्लैट रेट यहाँ डाल देंगे। सबकी आपको क्रम इसी अकॉर्डिंग रखना है जो हमने रखा हुआ है। पहले आपको रखने हैं इसके अंदर एम्प्लॉय के जो अर्निंग है वो रखनी है, पूरी एम्प्लॉय की अर्निंग रखनी है। एम्प्लॉय की अर्निंग रखने के बाद एम्प्लॉय की जितनी भी अर्निंग्स हैं वो अर्निंग रखी हुई है। अर्निंग रखने के बाद आपको कैंटीन डिडक्शन रखना है, फिर रिम्बर्समेंट जो भी हमें देना है वो रखना है। उसके बाद अर्निंग्स जो है बोनस वो रखना है, फिर प्रोफेशनल टैक्स वो रखना है, उसके बाद इनकम टैक्स रखना है, फिर ग्रेजुएटी रखनी है, उसके बाद डिडक्शन रखना है। जितने भी डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन रखने हैं और डिडक्शन के बाद जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो रखने हैं और फिर एडवांस सैलरी डिडक्शन जितना भी बचेगा वो लोन एडवांस वो लास्ट में रखना है। और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। यदि सैलरी कहीं आपकी सैलरी में कोई बदलाव होता है, चेंज होता है किसी तारीख से, तो आप नीचे की तरफ आकर के यहाँ इंटर करके यहाँ दोबारा से तारीख डाल सकते हैं। जैसे 1/8 से कोई सैलरी में बदलाव हो रहा है तो आप 1/8 से सैलरी में बदलाव कर सकते हैं। स्टार्टिंग टाइप जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग टाइप, यदि इस स्टार्टिंग टाइप में ये आपके यहाँ पे विंडो पे नहीं दिखाई दे रहा है तो F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है कॉपी अलाउ कॉपी एम्प्लॉय, इसको आपको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा और आप पीछे वाले जो एम्प्लॉय हैं या पीछे जो हमने जो भी दे रखा है उसकी जो सैलरी है उसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपको ये सेव नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। दोनों एम्प्लॉय की हमने जो सैलरी है वो इसी तरह से क्रिएट कर दी। यदि आपके एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तो आप ग्रुप पे भी इस सैलरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और सैलरी में कोई बदलाव होता है तो वो किस तारीख से होता है वो तारीख डाल के दोबारा आगे ऐसे यहाँ से सैलरी डिफ़ाइन की जा सकती है। यहाँ हमने सैलरी डिफ़ाइन कर दी है। सैलरी डिफ़ाइन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, इनकम टैक्स डिटेल के अंदर आना है। इनकम टैक्स डिटेल के अंदर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है पे हेड कॉन्फ़िगरेशन। पे हेड कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही जब ये लेज़र क्रिएट किए थे उस समय ही दे दी है। यदि नहीं दी हो तो आप यहाँ पे भी इस पे कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से फिल आउट कर सकते हैं। यदि आपको कोई गलती से गलत फिल हो गया है या फिर दोबारा फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जबकि हमने
ये जो लेज़र क्रिएट किए थे, जैसे मैं आपको एक लेज़र दिखा देता हूँ, एक लेज़र में यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ आपको हमने कहाँ किया था। पे हेड पे क्लिक करेंगे और अल्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे बेसिक सैलरी का पे हेड है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कैलकुलेशन टाइप के बाद, जो आगे आता है। 1 मिनट, बेसिक सैलरी को मैं दोबारा खोलता हूँ। बेसिक सैलरी यस, और यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट डिटेल, यहाँ पे मैंने यस किया था और यहाँ पे मैंने इसको फिल साथ में ही पूरा फिल कर दिया था। यदि आपने यहाँ पे फिल नहीं किया है तो आप दोबारा से इसको डिक्लेयर करें, कॉन्फ़िगर करेंगे पूरे को। और इसके बाद है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपके पास यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, पूरी डिटेल दी हुई है डिक्लेरेशन की। इस डिक्लेरेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग पहले आपने पूरा रीड करना है, जो अपना रूल है वो पूरा रीड करना है। पूरा रीड करने के बाद आपको इसको फिल आउट करना है। जैसे आपको कोई भी कंपोजिशंस लेना है, जैसे हाउस रेंट पे कोई कंपोजिशंस लेने हैं, तो इस पर मैंने सभी पे लेने, एम्प्लॉय क्लिक किया, एनी पे क्लिक किया, और डिक्लेरेशन मैंने 4000 रुपये के पर मंथ जो रेंट है उसका मुझे क्या लेना है, कंपोजिशंस लेना है, तो मैंने 4000 यहाँ पे डाले हैं। और उसके बाद प्रूफ भी 4000 कर सकता है अनिल कुमार, और ये नॉन मेट्रो सिटी में रहता है। मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग जो हाउस रेंट है वो अलग अलग रहते हैं, उसका जो कंपोजिशन है, जो छूट है इनकम टैक्स में, वो अलग अलग रहती है। तो और यहाँ पे आपको लैंडलॉर्ड का नाम लिखना है, और लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड है वो लिख सकते हैं, या फिर इसमें से आप कोई भी जो ये है गवर्नमेंट है, अदर है, कौन है, इस टाइप क्या है इसका, वो डाल सकते हैं। ये कब से कब अप्लाई है, मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी का अलग अलग रहता है लैंडलॉर्ड का नाम, और आपको यहाँ पे टाइप करना है। नेक्स्ट जो है वो है लीव ट्रैवल असिस्टेंट। लीव ट्रैवल असिस्टेंट में हमने कुछ नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस में हमने लिया हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी हम डाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस इफ़ेक्टिव कब होगा, जो हमारा जो एम्प्लॉई है वो किस टाइप का है, उसका क्या स्टेटस है, वो अदर है या फिर वो हैंडीक्राफ्ट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, वो विकलांग है, तो उसको हम भरेंगे। विकलांग के लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस में विशेष छूट रहती है, तो इसलिए यदि कोई विकलांग है तो विकलांग में हम विशेष रूप से डालेंगे, या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में सरकार दो बच्चों पर 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, या जितना भी एज ए लो, ये चेंज होता रहता है। एज ए लो आपको ध्यान में रहना चाहिए जब आप इनकी सैलरी बना रहे हो, तो इनकम टैक्स का जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय की आपको डिटेल देनी कि कितने एम्प्लॉय हैं। अनिल कुमार के एम्प्लॉय जो अनिल कुमार है उसके 1 बच्चा है, और भाविका जो एम्प्लॉय हमारा उसके 2 बच्चे हैं। क्योंकि इनकी जो छूट मिलेगी आगे, इसलिए हमें यहाँ पे डिटेल्स पूरी फिल करनी होगी। इनकी जो पढ़ाई है उसमें जो अलावेंस दे रहे हैं हम, उसमें कुछ छूट मिलेगी, इसलिए यहाँ पे सरकार आपसे ये फॉर्म फिल करवा रही है कि किस किस में वो डिडक्शन लेना चाहता है, छूट लेना चाहता है, कंपोजिशन लेना चाहता है, वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यदि हॉस्टल का भी कंपोजिशन मिलता है, हॉस्टल में भी आपको बताना पड़ेगा कितने कितने बच्चे इनके हॉस्टल में रह रहे हैं। तो इनके 1 बच्चा हॉस्टल में रह रहा है अनिल कुमार का, और भावेश का 2 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये भी कंपोजिशन ये लेना चाहता है। इसके बाद है यदि कोई एम्प्लॉय को इस सैलरी के अलावा कोई अदर से कोई सैलरी आ रही है और वो सैलरी भी हम उसकी दिखाना चाहते हैं, तो अब हम वो सैलरी भी यहाँ पे एम्प्लॉय की दिखा सकते हैं। जैसे अनिल कुमार को हाउस रेंट, अनिल कुमार को हाउस प्रॉपर्टीज़ के रूप से 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं। 10,000 रुपये एनुअल मिल रहे हैं, तो 10,000 रुपये वो उसने कोई अपना जो घर है वो किराए पे दे रखा है, और वहाँ से उसे 10,000 रुपये इनकम प्राप्त होती है पर ईयर। जितनी भी होती है वो डाल सकते हैं, मैंने उदाहरण के लिए 10,000 रुपये डालें, और 10,000 रुपये में से वो लोकल अथॉरिटीज़ को 300 रुपये पेड करता है, तो वो उसके कट जाएंगे। बाकी 30% इसका डिडक्शन गवर्नमेंट करेगी, और कोई लोन है तो वो भी। अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी उसे कोई इनकम है, इसके अलावा अदर सोर्सेज से कोई भी प्रकार की कोई इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे कि उसकी ये इनकम है। जो एनुअल जो इनकम रहेगी वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनके दोनों के इस तरफ से समझने के लिए एक बार फिल कर दिया है। आपके एम्प्लॉय की जितनी भी इनकम होती है वो आप यहाँ डालेंगे। डिक्लेयर उसने कितनी करी है और प्रूफ उसने कितनी करी है, जो भी वो अमाउंट है, जो भी वो कंपोजिशन लेना चाहता है, जो चीज़ें वो दिखाना चाहता है इनकम टैक्स में, वो प्रूफ करना बहुत आवश्यक है। यदि उसे प्रूफ नहीं हो पाती है तो फिर
सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। यदि उसे अदर इनकम वो बताता है कि मुझे 10,000 हो रही है और प्रूफ वो 5 जारी कर पाए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि लोग है कम बताते हैं और ज़्यादा प्रूफ होती है इनकम वगैरह। तो यदि उसकी इनकम है वो प्रूफ तो हो रही है 10,000 रुपये और बताओ वो 5,000 रुपये रहा है, तो इस सिचुएशन में उसकी ऑडिट हो सकती है। तो उसे प्रूफ भी करना पड़ेगा कि मुझे 5,000 रुपये यहाँ से मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हमने सिंगल व्यक्ति के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से लिया, और यहाँ मल्टीपल एम्प्लॉय है उसके हिसाब से भी हम ले सकते हैं। इससे जो आगे का ऑप्शन है वो है डिडक्शन का। डिडक्शन, और डिडक्शन किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि इन्वेस्टमेंट डिडक्शन है वो हमारा दिखाई दे रहा है। जो डिडक्शन है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट में वो किस किस प्रकार का डिडक्शन करता है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। वापस हम इसमें आते हैं और हमारे एम्प्लॉय और इनकम डिटेल्स में यहाँ हम देख रहे हैं डिक्लेरेशन। तो यहाँ हम बात कर रहे थे डिडक्शन यदि वो कोई किसी प्रकार का लेना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट डिडक्शन की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट में किया है उसने कोई भी, जो 80C, 80CCF, 80CCG इनके अंदर यदि कोई वो सेशन के अंदर आता है तो हम देख सकते हैं अनिल कुमार ने कोई भी डिडक्शन किसी भी प्रकार का किया है। 2 डिडक्शन पहले हमने कर रखे हैं उसके, एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड का और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन NPS का। इसके अलावा वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, स्कीम के अंदर भी यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है एनुअली, तो वो हम एनुअली वो 10,000 रुपये है वो करता है, और 10,000 रुपये उसने प्रूफ भी कर दिया कि मैं 10,000 रुपये, ये उसको छूट मिलेगी। जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई ये इतने इन्वेस्टमेंट यदि कोई व्यक्ति करता है, इस प्रकार के कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता है तो इसमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स के अंदर छूट देती है। इसलिए वो ये यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है कि उसने कन्या समृद्धि योजना के अंदर कोई खाता खुला रखा है लड़की का, और वो 10,000 रुपये पर ईयर के उसमें जमा करवाता है, इसलिए इस 10,000 की उसे छूट मिलेगी। इस 10,000 पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इस प्रकार का यदि कोई और भी वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इनमें से जो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रकार का, जैसे ट्यूशन फीस पे छूट मिलती है, म्यूचुअल फंड में यदि उसने लगा रखा तो उसमें छूट मिलती है, नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट में है तो उसमें वो ले सकता है, डिपॉजिट हाउस बोर्ड बैंक के अंदर उसने कोई डिपॉजिट करा रखा तो उसका उसे छूट मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट मिलती है। तो इस तरह की कुछ एक छूट मिलती है तो वो यहाँ से ले सकता है यदि उसने इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सिंगल एम्प्लॉय के लिए ये होगा और मल्टी एम्प्लॉय के लिए ये होगा। अदर कोई छूट लेना चाहता है जो 80D, 80DD, 80DE इनके अंदर कोई आती है छूट और वो लेना चाहता है तो इसमें से वो ले सकता है। देखो यहाँ पे ये छूट दिखाई दे रही है। यदि उसने किसी भी कंट्रीब्यूशन किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसने कोई, या किसी ट्रस्ट को उसने कोई डोनेट किया है, दान दिया है, कोई रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसने कोई दान दिया है, देश के अंदर उसने कोई डोनेशन किया है, इस तरह का उसने कोई इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन पे कोई इंटरेस्ट चुकाया है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कर रखी है, तो इस तरह का इसने कोई भी इस तरह के कोई कार्य कर रखे हैं तो वो इसकी छूट ले सकता है, और यदि नहीं कर रखे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह का आपको एक ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पूरा। इसके बाद है ओवरराइड एग्जम्पशन वैल्यू। यदि वो जो एग्जम्पशन वैल्यू हमने पीछे दी थी उसमें से उसे कोई भी ओवरराइड करवानी हो, चेंज करवानी हो वैल्यू, तो वो यहाँ से ओवरराइड करवा सकता है। ओवरराइड करने के बाद वैल्यू यहाँ जो वैल्यू डालेंगे वही काउंट होगी, पीछे की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी, ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू। टैक्स वैल्यू को यदि उसे कोई ओवरराइड करवाना है तो ओवरराइड करवा सकता है। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले ही कर दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप वहीं पहुँचोगे जहाँ हमने पहले टैक्स कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो हमने ये कर दिया है, ये कार्य। प्रीवियस एम्प्लॉय डिटेल, इसमें क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय हमारे साथ मिड ईयर आके जुड़ता है, यानी
हम जो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति मध्यम ईयर के अंदर हमसे आके जुड़ता है और उसने पहले कोई डिडक्शन करवा रखा है और वो डिडक्शन हम दोबारा नहीं कर दें, तो इसलिए हम उसकी पहले डिटेल यहाँ डालेंगे। वो वहाँ से एक फॉर्म लेके आएगा और उसमें लिखा हमें मिलेगा कि उसने इस व्यक्ति ने इतने डिडक्शन पहले से ले रखे हैं या फिर इतनी कटौतियाँ पहले से करवा रखी है या इतना इनकम टैक्स पहले से भर रखा है। तो वो जो टैक्स है उसकी डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे। जो ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए जो 20 साल के अंदर हमसे जुड़ते हैं, उनका एग्जम्पशन और डिडक्शन हम यहाँ पे डालेंगे। टैक्स में जो इनकम इंजेक्शन ले रखा है वो, और जो टैक्स में डिडक्शन है उसको, वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। और ये फिल करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। यहाँ पे हम वाउचर टाइप देखते हैं। यहाँ पे वाउचर टाइप 3 तरह के होते हैं, अटेंडेंस, पेमेंट और पेरोल वाउचर। अटेंडेंस में हम क्या करेंगे, अटेंडेंस जो है वो फिल करेंगे, इसकी अटेंडेंस भरेंगे कि ये जो एम्प्लॉई है उसने कितनी प्रेजेंट या छुट्टी ली है। तो इसके लिए हमें आना होगा पेरोल वाउचर के अंदर। पेरोल वाउचर के अंदर हम क्लिक करते हैं। पेरोल वाउचर में क्लिक करते ही हमें जाना होगा कंट्रोल F5 अटेंडेंस पे आगे। अटेंडेंस आपको यदि एक एक फिल करना है तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अटेंडेंस आपको किस तरह की करनी है, हमने यहाँ पे एब्सेंट के लिए लिया हुआ है। आप प्रेजेंट के लिए भी जो पे हेड है वो बना करके प्रेजेंट के लिए भी ले सकते हैं, जो मैंने पे हेड बनाते समय आपको क्लियर किया था। आप यहाँ एब्सेंट और ओवर टाइम का जो है वो ले सकते हैं अटेंडेंस। और आपको यदि आपके पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हैं और आप उन्हें ऑटो फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑटो फिल भी कर सकते हैं अल्टर ए के साथ। अल्टर ए वाउचर डेट हमने जो हमारा मंथ है वो 1/4/2022 है और इसकी जो 1/4/2022 की जो है वो हमें सैलरी वो 1/5 को बनाना चाहते हैं। 1/5 हमने लिया और ले लिया यहाँ पे हमने। और एब्सेंट लेनी है हमें और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिल, यानी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहनी चाहिए। और एम्प्लॉय को आप किस तरह से सॉर्ट करेंगे, नाम वाइज या एम्प्लॉय नंबर वाइज। तो मैं नाम वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। देखो ऑटोमेटिक एब्सेंट जो लेजर है उसका यूज़ होते हुए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 आ गई। तो अनिल कुमार है वो 5 दिन एब्सेंट रहता है और भाविका है वो 4 दिन एब्सेंट रहती है। इस तरह से मैंने एब्सेंट की जो है वो यहाँ पे अटेंडेंस लगा दी है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं, तो ओवर टाइम की भी आप अल्टर ए के साथ एंटर करेंगे 1/5 को। और ऑल एम्प्लॉय ओवर टाइम लिया आपके बाद 0 फिल करेंगे। एम्प्लॉय नेम के साथ हमें सॉर्ट करना। ये करता है 15 घंटे और ये कर पाती है 10 घंटे। तो हमने एम्प्लॉय की दोनों की जो यहाँ पे अटेंडेंस है वो फिल कर दी है। अटेंडेंस फिल करने के बाद आपको पेरोल पे जाना है और पेरोल वाउचर के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल F4। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑटो फिल करना है अल्ट ए। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो यूज़र डिफाइन, जो हमने पहले पे हेड बनाते समय कुछ पे हेडों में हमने दिया था कि ये जो वैल्यू है वो यूज़र डिफाइन रहेगी। तो यूज़र डिफाइन वैल्यू पहले डालेंगे, उसके बाद सैलरी बनेगी। तो यूज़र डिफाइन सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपको ये एंट्री यूज़र डिफाइन के साथ करनी है। 1/4 से 1/5 तक की आप एंट्री कर रहे हो। ऑल आइटम लिया हमने, एम्प्लॉय नेम लिया हमने। और ये जो यूज़र डिफाइन है वो हम किसके साथ रख रहे हैं, सैलरी पेएबल में रख रहे हैं। और यहाँ पे आपने जो वहाँ पे यूज़र डिफाइन लिए थे वो सभी जो आपके पे हेड्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको रिम्बर्समेंट किसी को देना है, जैसे 500 रुपये देना है, इसको बोनस 1000 रुपये देना है। जो सैलरी डिडक्शन है एडवांस सैलरी वो आपको डिडक्ट करनी है इसकी 500 रुपये। और इसको रिम्बर्समेंट 1500 रुपये देने हैं। बोनस इसको 3000 रुपये देना है। इसकी कोई भी सैलरी पेमेंट नहीं है तो हम नहीं काटेंगे। इस तरह से हमने ये कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनकी जो सैलरी है वो करेंगे। तो अल्ट ए के साथ हमने सैलरी पर क्लिक किया है। डिक्लेयर वैल्यू रखिए 1/4 से 1/5 तक की ले रहे हैं। ऑल आइटम, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे हमें लेना है सैलरी पेएबल। यदि आप सीधी यहाँ सैलरी इसको दे रहे हो, सीधी सैलरी दे रहे हो आप यहाँ, तो आपको क्या रखना था यहाँ पे कैश एंड बैंक रखना था। लेकिन मैं सैलरी नहीं दे रहा हूँ, सैलरी ड्यू करवा रहा हूँ इनकी, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सैलरी पेएबल। और ये मैंने सैलरी इनकी ड्यू करवा दी। सैलरी ड्यू करवाने के बाद आपको दोबारा से अल्ट ए करना है। और अब की बार हम ESI जो कंट्रीब्यूशन है वो सिलेक्ट करेंगे। 1/4 से 1/5 तक का इनका ESI कंट्रीब्यूशन की जो ड्यू है वो भी करवा देंगे हम ESI पेएबल के अंदर।
और इनका जो ESI कंट्रीब्यूशन है वो जितना भी बनेगा उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद दोबारा अल्ट ए करना है और अब की बार NPS कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है 1/4 से 1/5 ऑल एम्प्लॉई, और आपको NPS नेशनल पेंशन स्कीम पेबल पे क्लिक करना है। नेशनल पेंशन स्कीम में इनका इतना पैसा हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है। और उसके बाद दोबारा अल्ट ए करेंगे और अब की बार लेंगे PF कंट्रीब्यूशन 1/4 से 1/5 तक का एम्प्लॉय लिया हमने, और PF पेबल में हमने इनका PF कितना कितना कटेगा वो हमने यहाँ पे इनका PF भी डाल दिया इनके खाते में। तो इस तरह से हमने इनकी जो सैलरी है वो ड्यू करवा दिए और जितने भी इनके हैं वो ड्यू करवा दिए। इसके बाद अदर चार्ज की आपको एक एंट्री करनी है, वो एंट्री आपको करनी है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है। अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करने के बाद जनरल में जाना है F7, और F7 के बाद आपको यहाँ पे अल्ट ओ करना है। कंट्रोल ओ प्रेस करना है। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है 1/4 से 1/5 ऑल PF एडमिन एक्सपेंसेज 2.5 EDLSI कंट्रीब्यूशन 0.80 और EDLSI एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 0.50। ये सभी हम यहाँ पे जो अदर चार्जेज है उसमें एंट्री कर देंगे और इसकी सेव कर देंगे एंट्री। इसके बाद जो भी पेमेंट है, इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट करना है, तो हम जाएंगे पेरोल वाउचर में, और पेरोल वाउचर में जाकर F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इनकी पेमेंट करेंगे जो भी सैलरी है अल्ट ए के साथ। और सैलरी पेबल 1/4 से 1/5 तक की जितनी भी सैलरी होती है इनका, जो वाउचर डेट है वो 1/5 है। ऑल आइटम रखा हमने, और ये हमने रखना है सैलरी पेबल। और ये जो आप पैसे देना चाहते हो बैंक से देना चाहते हो तो बैंक सेलेक्ट करो, और कैश देना चाहते हो तो कैश पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। तो इन दोनों कैंडिडेट की जितनी भी सैलरी बनती है वो सैलरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 ही कैंडिडेट है मेरे पास, आपके पास 20, 25, 30, 50 जितने भी होंगे सबकी सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी, और उनको हमने पेमेंट भी कर दिया है। ये पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी डिटेल्स देखनी है। ये हमने पूरा पेरोल प्रोसेस कर लिया है। पूरा पेरोल प्रोसेस करने के बाद यदि उन्हें स्लिप देनी हो और भी कोई आपको रिपोर्ट्स देखनी हो तो स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर स्टेटरी रिपोर्ट दिखाई देगी इनकी। जैसे आप देखना चाहते हो कि इनका इनकम टैक्स कितना कितना बनता है, इनकम टैक्स की प्रोविजनल फंड इनका देखना चाहते हो, प्रोविजनल फंड में इनके कितने कितने कौन कौन से फॉर्म, आपको कोई भी फॉर्म है ई रिटर्न्स करनी हो, इनके फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 12A, मंथली स्टेटमेंट, जो भी ई चालान आपको लेना हो तो ले सकते हैं। इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है उसमें कितना कितना पैसा गया है कौन से व्यक्ति का, उनके कौन कौन से फॉर्म है तो आप यहाँ से प्रिंट करके दे सकते हो जो फॉर्म आपको चाहिए। प्रोफेशनल फीस का जो रिपोर्ट है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम जो हमने बनाई थी उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हो। ग्रेजुएटी किसकी कितनी बन रही है वो आप निकाल सकते हो। इनकम टैक्स चेक कर सकते हो। हमने जो अनिल कुमार है उसको इनकम टैक्स में लिया है, तो देखो अनिल कुमार का जो इनकम टैक्स है वो इस तरह से कैलकुलेट हो गया। आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो टैक्स पर मंथ पे, इसको जो टैक्स है वो पर मंथ के हिसाब से यदि वो पे करवाना चाहता है 633,7 रुपये उसके पर मंथ वो टैक्स के डिडक्ट करवा के पे करवा सकता है। और पूरे साल के करवाना चाहते हो तो 33,063 रुपये हैं इसके, वो ये डिडक्ट करवा सकता है। इसकी सैलरी हमने जानबूझ के ज़्यादा ली थी ताकि हम ये आपको दिखा सकें कि इस तरह से ये जो फॉर्म है वो आपका इनका जो टैक्स का, इनकम टैक्स का वो बनता है। इसके बाद आपको यहाँ से इसकी जो है रिटर्न्स करनी हो तो ई रिटर्न्स आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं पेरोल जो रिपोर्ट है वो देखनी है। आप यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हैं। स्टेटरी रिपोर्ट यहाँ पे दोबारा से दिखाई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पर क्लिक करके पे स्लिप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंगल की भी चेक कर सकते हो और मल्टी की भी। तो मैं सिंगल अनिल कुमार की देखना चाहता हूँ, तो ये पे स्लिप है इसकी कि इनकी कितने कितने डिडक्शन हुआ है क्या। जैसे देखो बेसिक सैलरी इसकी है 50,000 रुपये बन रही थी और इसको जो मिली अमाउंट वो 41,000 मिली है क्योंकि इसने छुट्टी कर ली थी, एब्सेंट रखा रहा था ये 5 दिन इसलिए। HRA जो भी मिला इसको 15,000 रुपये बनता है इसका HRA, लेकिन इसको छुट्टी के हिसाब से ये भी कम मिला है। कन्वेंस इसको मिलना था 7 लेकिन मिला इसको 700 मिलना था लेकिन इसको मिला है 1400। ओवर टाइम इसके हिसाब से इतना होता था लेकिन इसको ओवर टाइम मिला है
3600 रुपये। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे डिटेल, पूरी डिटेल दिखाई देगी एम्प्लॉय की। और इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो ये हमारा एक पूरा पेरोल प्रोसेसिंग थी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सभी के रजिस्टर, पेरोल रजिस्टर, प्रोफाइल, एम्प्लॉय की प्रोफाइल भी देख सकते हो सभी की। ये हमारा एक पेरोल जो था वो स्टेटरी के साथ पेरोल को हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं टैली के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेरोल का वीडियो समझ में आया होगा। और